विद्यार्थियों नमस्कार, मैं रमन कुमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय 11 विद्रोही और राज। तो विद्रोही और राज क्या है, तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो आज मैं कुछ प्रश्न लेता हूं। तो पहला प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा या डर क्यों था। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश क्यों था, लोगों में गुस्सा क्यों था, भय क्यों था। तो ये प्रश्न इससे संबंधित अथवा में भी प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटिश शासन की कौन सी नीतियों के कारण लोगों में आक्रोश या भय उत्पन्न हो गया था। तो वो कौन सी नीति थी जिसके कारण आम लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भय, गुस्सा, आक्रोश उत्पन्न हो गया था। तो आइए जानते हैं। तो ब्रिटिश शासन की भू राजस्व व्यवस्था ने भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार के कारण दस्तकार और बुनकर बर्बाद हो गए थे। इससे लोगों में आक्रोश था। इस व्यवस्था से लोगों के मन में यह भय व्याप्त हो गया था कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति धर्म को नष्ट कर देना चाहते थे। इस कारण से लोग अफवाहों पर भरोसा करने लगे थे। तो सीधी सी बात है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश या गुस्सा या डर क्यों था। तो आक्रोश इसलिए था क्योंकि उनकी जो भू राजस्व की व्यवस्था थी, तो उन्होंने भूस्वामियों को जमीनों से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार के कारण दस्तकार और बुनकर बर्बाद हो गए थे। तो इसके कारण लोगों में आक्रोश था। अब भय क्यों व्याप्त था। भय इसलिए व्याप्त था क्योंकि इस व्यवस्था से लोगों के मन में यह भय था कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। इस कारण से लोग अफवाहों पर भी भरोसा करने लगे थे। तो इस ब्रिटिश शासन की ऐसी नीतियों के कारण ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों में भय और आक्रोश उत्पन्न हो गया। फिर अगला प्रश्न आता है। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने उत्तर भारत को जीतने के लिए कौन सा कार्य किया, या भारत में मार्शल लॉ क्यों लागू किया गया। तो मार्शल लॉ क्यों लागू किया गया, अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। तो इस तरह से अंग्रेजों ने भारत में मार्शल लॉ क्यों लागू किया, या उत्तर भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीतियां अपनाई, वे कौन से कार्य किए, या अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए। तो इसका उत्तर है कि अंग्रेजों ने फौजियों को आसानी से उत्तर भारत को जीतने के लिए अनेक कानून पारित किए। तो अंग्रेजों ने फौजियों को आसानी से उत्तर भारत को जीतने के लिए अनेक कानून पारित किए। मतलब अंग्रेजों ने अपनी सैनिकों के लिए, फौजियों का अर्थ है जो अंग्रेजों की फौज थी या सैनिक थे, तो उनको उत्तर भारत को जीतने के लिए, तो अंग्रेजों की जो फौज थी तो उनको आसानी हो जाए, तो उनको आसानी से उत्तर भारत को जीतने के लिए अनेक कानून बनाए और पारित किए। जून 1857 में पारित किया गया कानूनों के द्वारा उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो मार्शल लॉ का अर्थ क्या होता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया तो इसका अर्थ ये होता है कि जिन हिंदुस्तानियों पर विद्रोह में शामिल होने का शक था, तो इस कानून के द्वारा उन पर मुकदमा चलाने और सजा देने का अधिकार दे दिया था। तो इस तरह से अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो इस तरह से अनेक कानून पारित किए और भारत में को जीतने के लिए उन्होंने इस प्रकार की नीति अपनाई। फिर अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए क्या कार्य किए, या अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता में फूट डालने के लिए या भारतीयों में फूट डालने के लिए कौन सी नीति अपनाई। तो अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए निम्नलिखित कार्य किया। बोले क्या कार्य किया। तो अंग्रेजों ने भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी तथा जो जमींदार विद्रोह में शामिल थे उनको जमीन से बेदखल कर दिया और वफादार जमींदारों को इनाम दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने फूट डालने का कार्य किया ताकि वह जिन जागीदारों की जो जागीदार विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, तो उन्होंने
उनको जमीन दे दी, और जो विद्रोह में शामिल हुए थे उनको क्या कर दिया, जमीन से बेदखल कर दिया। तो एक जमींदार हो गए, अंग्रेजों की जो जमीनें दे दी तो वो अंग्रेजों की सपोर्ट में आ गए, और एक जमींदार जिनको जमीनों से बेदखल किया तो इससे उनके विद्रोह में हो गए, ताकि इनमें जो एकता थी तो उसमें एकता को तोड़ने का उन्होंने कार्य किया। तो इस तरह से उन्होंने जमींदारों को आश्वासन दे दिया कि उनकी जागीरें लौटा दी जाएगी, और जो जमींदार विद्रोह में शामिल थे उनको जमीन से बेदखल कर दिया, उनको मतलब उनकी ज़मीनें छीन ली, और जो जमींदार विद्रोह में शामिल नहीं थे, वफादार थे, उनको जमींदारों को इनाम दिया गया। फिर अगला प्रश्न आता है। तो अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और भारतीय द्वारा बनाई गई तस्वीरों या चित्रों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो अंग्रेजों ने जो चित्र बनाए, तस्वीरें बनाई, या भारतीयों ने जो चित्र या उस समय की जो तस्वीरें बनाई, उनसे हमें किस प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा बनाई गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। इस विद्रोह के बारे में अनेक चित्र बनाए गए, पेंसिल से बने रेखांकन है, उत्कीर्ण चित्र है, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट आज भी उपलब्ध है। इनसे हमें उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न लेते हैं कि ब्रिटेन में विद्रोह के प्रकाशित चित्रों, तो ब्रिटेन में विद्रोह के प्रकाशित चित्रों और खबरों का क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटेन में उस समय जो भारत में विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर चित्रों का प्रकाशन हुआ और समाचार पत्रों में इसकी खबरें छपती थी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों खबरों से लोगों में आक्रोश और बदले की भावना बढ़ती गई। इन चित्रों और खबरों से ऐसा माहौल बन गया जिससे विद्रोह का दमन और प्रतिशोध को जरूरी मानने लगे। तो इस तरह से ब्रिटेन में इन चित्रों को देखकर ब्रिटेन के प्रति, हिंदुस्तानियों के प्रति ब्रिटेन में ऐसा माहौल बन गया जिससे विद्रोह का दमन और प्रतिशोध को जरूरी मानने लगे। फिर अगला प्रश्न आता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसे याद किया जाता है, अथवा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह में राष्ट्रवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा था। इस विद्रोह में देश के सभी वर्गों के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में किसे याद किया जाता है या क्यों कहा जाता है। तो 1857 के विद्रोह में राष्ट्रवादी विचारधारा का तेजी से विस्तार हुआ, मतलब जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, राष्ट्र के प्रति जो भक्ति भावना थी, उसका तेजी से लोगों में विस्तार हुआ। और इस विद्रोह में देश के सभी वर्गों ने, जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम सभी लोगों ने भाग लिया, चाहे वो मजदूर हों, व्यापारी हों, सभी वर्गों ने भाग लिया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, या इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि 1857 के प्रथम विद्रोह को जीवित रखने में कला और साहित्य का क्या योगदान रहा। तो 1857 का जो प्रथम विद्रोह था उसको जीवित रखने में, मतलब प्रथम विद्रोह को बताने में या जानकारी में कला और साहित्य का क्या योगदान रहा। कला और साहित्य से 1857 के प्रथम विद्रोह से हमें क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं, अथवा हमें ले सकते हैं 1857 के विद्रोह की घटनाओं की जानकारी के लिए कला और साहित्य का किस प्रकार योगदान है, या 1857 की घटनाओं की जानकारी के लिए कला और साहित्य किस तरह से महत्वपूर्ण हैं, ये दस्तावेज महत्वपूर्ण क्यों है। तो उत्तर जानते हैं कि 1857 के विद्रोह की स्मृति और घटनाओं को, स्मृति मतलब यादों और घटनाओं को जीवित रखने में कला और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्य में विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में दिखाया जाता था जो देश को युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे थे। तो यह साहित्य में विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में दिखाया जा रहा था जो देश को युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे थे तथा लोगों को शासन के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए चित्रित किया गया। तो इस तरह से कला और साहित्य में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह को जीवित रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
तो साहित्य में विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायक का मतलब होता है हीरो या नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाया गया। तो उनको ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाया गया कि यह लोग देश को युद्ध की ओर ले जा रहे हैं तथा लोगों को शासन के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए, यानी उत्तेजित माने भड़काते हुए उनको चित्रित किया गया है। तो इस तरह से कला और साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फिर अगला प्रश्न है कि बहुत सारे स्थानों पर विद्रोहियों और सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से क्यों आग्रह किया, यानी सिपाहियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए पुराने शासकों से निवेदन क्यों किया। तो पुराने शासकों से नेतृत्व करने के लिए सिपाहियों ने क्यों आग्रह किया। तो इसलिए किया था क्योंकि सिपाही विद्रोह को एक विशाल जन विद्रोह बनाना चाहते थे। मतलब सिपाही ये चाहते थे कि यदि शासक लोग, यदि राजा लोग या जो शासक थे रियासत के, यदि वह विद्रोह का नेतृत्व करें तो संपूर्ण जो उनकी जनता है वह भी शामिल होगी, क्योंकि उनका मानना था कि जिन शासकों को अंग्रेजों ने सत्ता से हटाया था ऐसे शासक नेतृत्व करके विद्रोह को और अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि 1857 का प्रथम विद्रोह कब हुआ और कहां से प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ते गए। इस तरह से 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ और यह विद्रोह मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह करके प्रारंभ किया, जिससे आसपास के लोग, ग्रामीण लोग, आम लोग, सभी लोग इसमें धीरे धीरे जुड़ते गए। अगला प्रश्न आता है कि 1857 की शुरुआत तक उत्तर भारत में कौन सी अफवाह फैल गई। तो कौन सी अफवाह फैल गई थी। तो 1857 की शुरुआत में यह अफवाह फैल गई थी कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को मुँह से काटकर, यानी मुँह से खींचकर भरना पड़ेगा। मतलब ये अफवाह फैल रही थी कि गाय और सुअर के चर्बी लगे कारतूस को मुँह से खींचना पड़ेगा, तथा यह अफवाह भी जोरों पर थी कि अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया था। तो ये अफवाह फैल गई थी, जिसके कारण लोगों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो गया था। तो पहली अफवाह ये फैली थी कि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को मुँह से खींचना पड़ेगा, और दूसरी अफवाह यह थी कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने के लिए बाजार में मिलने वाले जो आटे हैं उसमें गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया था, जिससे उनका धर्म नष्ट हो जाए। तो आज इतना ही। तो आज हमारा अध्याय 11 समाप्त होगा बच्चों। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।